चलो स्टार्ट करें सरफेस केमिस्ट्री। यस सर। अब जो सरफेस केमिस्ट्री वाला टॉपिक है उसमें बेसिकली 3 पार्ट है, 3 सेगमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन पार्ट, राइट। मेजरली उसमें एब्जॉर्प्शन है, दैट इज द वन व्हिच इज कवर्ड। एब्जॉर्प्शन इज अ टर्म दैट वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, राइट। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है कैटालिसिस, कैटालिसिस ऑफ नॉर्मल केमिकल रिएक्शन और स्पेसिफिक एंजाइम कैटालिसिस। दो तरह के कैटालिसिस, सिंपल कैटालिसिस एंड एंजाइमेटिक कैटालिसिस, ये डिस्कस होगा। तीसरा पार्ट है इसमें कॉलॉइड्स। तो बेसिकली तीनों पार्ट की अंदर पहले और तीसरे पार्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। दूसरा पार्ट जो है वो कैटालिसिस वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन कुछ प्रॉब्लम्स उसमें से आ सकते हैं, तो वी विल नॉट इवन ओमिट दैट, विल ट्राई टू डू दैट एज फार एज पॉसिबल। अब बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री है क्या? सरफेस केमिस्ट्री में क्या हम कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो किसी भी मैटर के सरफेस पे होता हो, सरफेस पे या इंटरफेसेस पे होता है, तो उस फिनोमेना को हम सरफेस फिनोमेना कहते हैं। सो एनी फिनोमेना which is occurring on the surface or the interface of two different phases is called as surface, is covered under surface chemistry. तो ये जो फिनोमेना है वो क्या क्या हो सकता है? अब आप देखो कि अगर हम एक इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इलेक्ट्रोड पे कुछ रिएक्शंस होती हैं, उससे मेटल एटम्स आयन सॉल्यूशन में जाते हैं, तो सॉल्यूशन में से आयंस आके सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होते हैं, सरफेस पे जाके अटैच होते हैं। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है इलेक्ट्रोड के सरफेस पे, वो कैसा फिनोमेना है? इट्स अ फिनोमेना व्हिच इज सरफेस फिनोमेना, यस सर। राइट। अब आप अगर आयरन को एयर में रख दें, ठीक है, मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है, और उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशंस मिल रही हैं, तो उन कंडीशंस में वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन सेटअप करेगा उस आयरन पीस के ऊपर, और उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट मींस कोरोजन भी कहाँ हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है या अंदर बल्क में हो रहा है? सर सरफेस पे हो रहा है। on the surface, so it's also a surface phenomena, right? And if we take अगर मैं यहाँ पे एक निकल का सरफेस ले लूं या प्लैटिनम का सरफेस ले लूं और उसको एक रूम में रख दूं, एक कंटेनर में रख दूं जहां पे हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स उस निकल सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो वो भी फिनोमेना क्या है? सरफेस पे हो रहा है, बाहर तो अंदर तो नहीं हो रहा। तो देयरफॉर अगर कोई चीज जो सरफेस पे हो रही है वो भी एक सरफेस फिनोमेना है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहां पे हम कहेंगे कि ये सरफेस वाले फिनोमेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक शुगर केन जूस देखा है आपने? यस सर। शुगर केन जूस का कुछ कलर होता है, राइट। दैट कलर इज लाइक समथिंग लाइक ग्रीनिश ब्राउन कलर, राइट। तो लाइट ब्राउनिश ग्रीन कलर है। तो वो कलर जो है वो बेसिकली उसके अंदर कुछ डाइज हैं जिसकी वजह से वो कलर है, ठीक है। तो देयर आर सम सॉल्युबल डाइज व्हिच आर देयर इन दैट एंड ड्यू टू व्हिच इट इज कलर्ड। लेकिन जब इस शुगर केन जूस से चीनी बनती है, शुगर बनती है, तो व्हाइट शुगर ऐसे ग्रीन नहीं होती, शुगर तो आपकी ये ब्राउन नहीं होती। तो और ब्राउन शुगर तो फिर कुछ और होता है फिर, नहीं? यस सर। हाँ। अब जो ये शुगर हम बना रहे हैं उसमें आपका वो व्हाइटनेस है, वो ग्रीन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से जब ये शुगर बनाते हैं तो वो कलरिंग मैटर को रिमूव कर लिया जाता है। और रिमूव करने के लिए क्या करते हैं पता है आपको? देयर समथिंग कॉल्ड एनिमल चारकोल। और एनिमल चारकोल बनता है बेसिकली एनिमल्स की बोन्स से। तो उस एनिमल चारकोल का एक पूरा बेड होता है, उस बेड के ऊपर आप इसके शुगर केन जो उसके सॉल्यूशन को पास कर देते हैं। जब शुगर केन सॉल्यूशन का जूस पास होता है तो उसमें जो डाइज हैं वो गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बोन चारकोल। तो उस एनिमल चारकोल पे वो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो सॉल्यूशन था शुगर केन वाला वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, एंड दैट कलरलेस सॉल्यूशन इज पास्ड ऑन एंड देन इट इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज। So that is one of the process that is followed in the sugar industry. Are you clear on this point? यस सर। तो यानी कि आप समझ रहे हो कि इसमें आपका जो फिनोमिना है, जो बेसिकली एड्जॉर्प्शन है, वो यहाँ पे लग रहा है क्योंकि एड्जॉर्प्शन सरफेस पे हो रहा होगा। क्लियर है? अब जैसे आप कोई बहुत सारी रिएक्शंस करते हो यार, कौन सी हेबर प्रोसेस किया, N2 और H2 की रिएक्शन कराई आयरन कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में और अमोनिया बना। तो आयरन के सरफेस पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन किए होंगे, एड्सॉर्ब हुए होंगे, उसके बाद वो रिएक्शन होगी, उनके मॉलिक्यूल्स पास पास आए होंगे, कंबाइन किए होंगे, कोलाइड किए होंगे, रिएक्शन होती है। तो वहां पर भी वो सरफेस फिनोमेना ही। या आपने वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी एल्कीन एल्काइंस की, निकल कैटलिस्ट या प्लैटिनम या पैलेडियम, इरिडियम, इन सब की प्रेजेंस में कराते हैं।
तो जो कैटलिस्ट सरफेस है उस पर आके एल्कीन और हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती है, उनके बीच में रिएक्शन होती है, कपलिंग होके कंपाउंड बनता है, फिर वहां से वो सरफेस से डिटैच हो जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। तो ये सारी रिएक्शन जो हो रही है कैटलिस्ट से जहाँ पे लग रहा है वो क्या है, सरफेस फिनोमेना। ठीक यस है। सर। फिर आप देखोगे कि कोलॉइड्स के अंदर भी क्या हो रहा है, कोलॉइड्स में आपका एक कोलॉइडल डायमेंशन का एक कंपाउंड मिला, उस कोलॉइडल डायमेंशन के कंपाउंड पे आके आयंस कुछ एड्सॉर्ब हो जाते हैं। आयंस सरफेस पे ही एड्सॉर्ब होते हैं, अंदर तो जाते नहीं बल्क में। सो जो बाहर के पार्टिकल्स हैं उन पे एड्सॉर्प्शन हो जाता है। सो वहां पर भी एड्सॉर्प्शन फिनोमेना लग रहा है। तो यू कैन सी दैट ये कॉमन चीजें हैं जो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर्स ऑन द सरफेसेस और द इंटरफेसेस, and three important aspects that we'll be doing is number one is adsorption, absorption and desorption। ये तीनों क्या है इनको जरा समझेंगे। और इसमें एड्सॉर्प्शन में दो तरह के आइसोथर्म्स हम समझेंगे। आइसोथर्म्स मतलब द वन व्हिच आर ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, एक लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, दैट विल बी स्टडिंग। एंड दूसरा पार्ट मैंने बताया कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस, लाइक सिंपल कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस कंबाइनली। And third part is colloids, which is sols, gels and emulsions। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। Many important phenomena like corrosion, electrode processes, heterogeneous catalysis, dissolution, crystallization and all are occurring at the interfaces, right? तो जब आप एक सॉल्ट को पानी में डालते हैं, तो सॉल्ट को पानी में डाला तो उसके ऐसा नहीं कि सॉल्ट के अंदर वाले जो आयंस हैं वो पहले बाहर निकलेंगे, बाहर वाले तो जो बाहर वाले आयंस हैं जो सरफेस पे वही पहले जाके सॉल्यूशन में मिक्स होंगे। तो वो भी सरफेस पे ही हो रहा है ना। तो जैसे जैसे सरफेस सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट में आता है, रिएक्शन या डिसोल्यूशन प्रोसेस होता जा रहा है, दैट विल आल्सो स्टार्ट एट द सरफेस ओनली, करेक्ट। तो वो भी डिसोल्यूशन भी एक सरफेस फिनोमेना। आई बात समझ में आता है? यस सर। अब एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जरा कॉमन सेंस सिंपल है कि मेरे पास अगर एक एक मैटर है जो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स बल्क में भी है और कुछ पार्टिकल्स सरफेस पे भी है। जो बल्क में पार्टिकल्स उसके ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगता है। लेकिन जो ऊपर सरफेस पे होगा उस पर नेट फोर्स 0 नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो उसकी कुछ वैलेंसीज जो होंगी वो अनसेटिस्फाइड या रेजिडुअल वैलेंसीज रह जाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं जो सरफेस पे होते हैं किसी मैटर के, उनकी टेंडेंसी होती है कि बाहर से सराउंडिंग्स में से कुछ जो मॉलिक्यूल्स ऊपर फ्लोट कर रहे हैं या हैं उनको आपस में एब्जॉर्ब करके उनको अपने पास लाके उनके साथ बॉन्डिंग बना के अपनी रेजिडुअल वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो इन रेजिडुअल वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, और जो चीज एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसपे वो एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट इज दैट वन जिसपे हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, जिसपे आके मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं। तो एड्सॉर्बेंट वो होता है जो नॉर्मली लिक्विड या सॉलिड होता है, और एड्सॉर्बेट जो होता है अगर ये सॉलिड है तो एड्सॉर्बेट कैन बी लिक्विड और गैस बोथ, बट इफ इज अ लिक्विड देन एड्सॉर्बेट विल बी बेसिकली योर गैस, राइट। जो बाहर से आ रहा है, बाहर से जुड़ने आ रहा है सरफेस से। जैसे अगर मैं इस रूम में एक मेटल का कोई भी पीस रख दूं, तो मेटल के पीस पे आप देखोगे ऊपर यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो एयर मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विल रिमेन अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द दैट मेटल। तो वो सरफेस का मेटल एकदम क्लीन सरफेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्ड है। तो अगर मुझे क्लीन मेटल सरफेस चाहिए, तो जिस कंटेनर में या जिस रूम के अंदर जिस क्लोज वेसल में मैं उसको रख रहा हूँ उस मेटल पीस को, तो मुझे उसमें से सारी एयर हटानी पड़ेगी। अगर मैं उसमें से एयर हटाऊंगा यानी कि मैं वैक्यूमाइज करूंगा उसको, तो जो वैक्यूमाइज करूंगा उसका प्रेशर लो करता रहूंगा, इतना करता रहूंगा, तो एक जगह जाके आप देखोगे कि जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, वो बहुत कम हो गए होंगे और सरफेस इज ऑलमोस्ट क्लीन। सो ऑलमोस्ट क्लीन surfaces can be obtained of metals only when a lot of air has been removed from that container in which that metal piece has been kept. Are you okay with this? Yes sir. तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन में हम कहते हैं कि ये एक ऐसा एड्सॉर्प्शन तब कहा जाता है जब जैसे एक सब्सटेंस है मेरे पास, राइट। उस सब्सटेंस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे और कुछ मॉलिक्यूल अंदर बल्क में, तो एड्सॉर्बेट जो आ रहा है वो सरफेस पे अगर एड्सॉर्ब हो रहा है और बल्क में नहीं जा रहा, या कहीं की सरफेस पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बल्क से ज्यादा है, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन।
The adsorption is a phenomena of existence of a substance in different concentration at the surface than in the bulk of another substance is called adsorption. In general, there is a higher concentration of a molecular subspecies at the surface than in the bulk of other species. तो सरफेस पे ज्यादा मिल रहा है, बल्क में कम मिल रहा है, इसका मतलब ये फिनोमेना एब्जॉर्प्शन है. अगर सरफेस पर बल्क पे बराबर बराबर है तो इस फिनोमेना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. सरफेस पे भी होगा, अंदर बल्क में भी होगा, राइट. और अगर सरफेस पे कम है, अंदर ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एब्जॉर्प्शन. नॉर्मल एब्जॉर्प्शन इज योर पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो दैट टर्म आल्सो विल टॉक अबाउट इट लेटर. अब एक टर्म मतलब कि एब्जॉर्प्शन अंदर इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अंदर बैलेंस नहीं है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक तरह से जो बल्क में नहीं कर रहा है ना एब्जॉर्प्शन, उसका वो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो एड्सॉर्बेट जो है बेसिकली क्या है कि वो सब्सटेंस है जो आके किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एड्सॉर्ब होने वाला है. तो सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस is called adsorbate and it can be a liquid or a gas. Correct? What is adsorbent? Adsorbent वो substance है जिसके surface पे आके adsorption होगा और वो एक solid या liquid होगा. Are you clear with these points? Yes. तो अब हम ये terms use करेंगे adsorbate and adsorbent. Correct? सर बस मुझे एक चीज समझ नहीं आई थोड़ा सा कि जैसे आप बता रहे हो एड्सॉर्प्शन जो है सरफेस पे होना है, अंदर बल्क में नहीं होना है, तो बल्क में इसलिए किस वजह से नहीं हो पा रहा है वो? बल्क में एड्सॉर्बेट कुछ भी नहीं. मैं कह रहा हूँ कि सरफेस पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन एड्सॉर्बेट की ज्यादा है, बल्क में कम है. तो सरफेस पे अगर ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, बल्क में कम है, तो वो कब होगा कि सरफेस पे आपके मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे रेजिडुअल वैलेंसी है. ठीक है, और मॉलिक्यूल्स इतने बड़े बड़े हैं कि अंदर इंटरस्टेलर स्पीसीज के थ्रू बल्क में नहीं जा सकते. अगर नहीं जा सकते तो वो फिनोमेना सरफेस पे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, अंदर कम एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब इसको हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है. लेकिन अगर मैंने ऐसा एड्सॉर्बेट डाला जो अंदर तक पियर्स कर सकता है और अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखे एज कंपेयर टू बाहर, क्योंकि अंदर अगर इंटरस्टेलर स्पेसीज ज्यादा है तो उनके आसपास ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उन स्पेसीज में जाना चाहेगा जहां पे उसको प्रॉपरली पैकिंग मिले. तो वो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन तब होता है जब अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिले एज कंपेयर टू सरफेस. बट वो तब होगा जब एड्सॉर्बेट की साइज बहुत ही छोटी है जो इंटरस्टेलर स्पेसीज में जा सकता हो. अच्छा सर. ठीक है, अब जैसे चौक को आपने डिप किया, चौक को डिप कर दिया इंक के अंदर, वो नहीं अंदर से गीला होता है. तो आपने डिप किया और आपने उसको चौक के पीस को तोड़ा, तो विल फाइंड दैट कि चौक का पीस का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रीजन जो है वो पूरा पूरा ब्लू हो गया है. तो इसका मतलब है कि वो बाहर से लेके अंदर तक पूरा का पूरा हुआ है. तो इस फिनोमेना को क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन. ये एब्जॉर्प्शन है क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ हो रहा है. ठीक है, लास्ट हमने कहा एक डिसॉर्प्शन होता है. डिसॉर्प्शन का मतलब इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन, कि अगर एड्सॉर्बेंट का सरफेस छोड़ के चला जाए तो दैट रिमूवल ऑफ द एड्सॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. यस सर. So process of removal of an adsorbed substance from the surface of an adsorbent is called as desorption. Clear है यहाँ तक? कुछ कॉमन एड्सॉर्बेंट मटेरियल आपको मालूम होने चाहिए. कोई एड्सॉर्बेंट मटेरियल मालूम है आपको? Do you remember anything? Okay, मैं बताता हूँ. आपने सिलिका जेल का नाम सुना? हाँ सर. पैकेट्स जो है वो बेसिकली एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. और सिलिका जेल पानी एब्जॉर्ब करता है. और अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड का पैकेट भी यहाँ पे रख दूं तो इस रूम की ह्यूमिडिटी कैन बी कंट्रोल बाय दैट आल्सो. बट वो वाटर मॉलिक्यूल को लेके अपने क्रिस्टल के अंदर चला जाता है और उसके हाइड्रेट्स बन जाते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है. तो कैल्शियम एनाइडस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्स वाटर, जबकि सिलिका जेल एडसॉर्ब्स वाटर. हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? यस सर. यस सर. एब्जॉर्ब करता है और आपका क्या कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड भी, एनाइडस कैल्शियम क्लोराइड भी पानी लेता है, लेकिन दोनों पानी को लेने का फिनोमेना अलग अलग है. वन डज एड्सॉर्प्शन, अनदर डज एब्जॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन इज डन बाय सिलिका जेल and absorption is done by the calcium chloride. एलुमिना जेल का नाम भी सुना होगा आपने, Al2O3. यस सर. ये भी यूज किया जाता है बेसिकली इसके लिए पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए. आप कई जगह पे आप रिएक्शन में एलुमिना डाल के डिहाइड्रेशन कराते हो कि नहीं कराते हो? यस सर.
alcohol can be done by Al2O3 also, so that's alumina gel. ठीक है, alumina बोलते हैं उसको. तो ये भी एड्सॉर्प्शन ही कर रहा होगा सर? ये एड्सॉर्प्शन नहीं करता है. अच्छा नहीं, इसमें एड्सॉर्प्शन नहीं, इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है बिकॉज Al2O3 के हाइड्रेट्स भी बनता है. सर, ठीक है, कर क्या रहा है ये? एब्जॉर्प्शन. अच्छा और जैसे आपने सुना होगा कि गैस मास्क यूज करते हैं. गैस मास्क के अंदर चारकोल होता है जिसको बोलते हैं बेसिकली योर कौन सा चारकोल. चारकोल की भी बहुत सारी वैरायटी है. ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया एनिमल चारकोल है, ठीक है. दूसरा है आपका वुड चारकोल होता है. एंड देन यहाँ पे जो चारकोल यूज किया जाता है इस गैस मास्क के अंदर, ये ऐसा चारकोल है जो बेसिकली कार्बन होता है, पोरस कार्बन होता है, ब्लैक कलर का होता है. और ये पॉइजनस गैसेस जो आपके एग्जॉस्ट से निकलती हैं व्हीकल्स के, उन एग्जॉस्ट में जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है. तो if I'm wearing a mask and if I'm going through a region which is having a lot of pollution, then all those pollutants which are there in the air and those poisonous gases also there, which is maybe unburnt hydrocarbons हैं, कुछ nitrogen oxides हैं, कुछ sulfur oxides हैं. So those oxides will not reach my lungs because obviously they will be absorbed on the gas mask. तो gas mask उनको preferentially absorb करता है और इस वजह से हम क्लीनर एयर जो है वो ब्रीथ कर पाते हैं. तो गैस मास्क के फिनोमेना का भी एक एग्जांपल है. एक आपने कभी सुना होगा ZSM-5 के बारे में, सुना है कभी? ZSM-5 बेसिकली एक एल्यूमिनो सिलिकेट होता है जो रिफाइनिंग ऑफ उसमें यूज किया जाता है, पेट्रोलियम में. तो विल टॉक अबाउट दैट. तो एड्सॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना. Solids particularly in the finely divided state have large surface area and can act as a good absorbent. तो आपने देखा होगा कि अगर हमें एक अच्छा एब्जॉर्बेंट बनाना है या कैटलिस्ट अगर यूज करना है तो उसका हम फाइनली डिवाइडेड फॉर्म लेते हैं. तो आपने कई बार देखा होगा कि हैबर प्रोसेस में हम आयरन कैसा लेते हैं. ऐसा नहीं कि आयरन के लम्प्स ले लेंगे, फाइनली डिवाइडेड आयरन लिया जाता है. या निकल अगर यूज कर रहे हैं तो फाइनली डिवाइडेड निकल यूज करना है. एक रेने निकल यूज करते हैं. रेने निकल बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो ये सब आप देखेंगे यहाँ पे. एक्टिवेटेड कार्बन जिसको चारकोल कहते हैं, ये आपका गैस मास्क में यूज होता है, एक्टिवेटेड कार्बन और चारकोल. Alumina gel is another common adsorbent that I have told you, which is used for you can say absorbing water, and it also absorbs because finally अगर उसको बहुत ज्यादा देर तक exposure दे दोगे तो absorption हो जाता है. Silica gel and metals in the finely divided state can be used as some of the adsorbents. And then molecular sieves or zeolites, which is common one is ZSM-5. ये zeolites हैं वो aluminosilicates हैं और ये एक एनिमल एक्टिवेट चारकोल है जिसमें जो गैस मास्क में यूज होता है उसका एक पार्टिकल अगर यहाँ पे दिखा रखा है उसके आसपास सरफेस पे आके आप देखोगे कि वो गैस के मॉलिक्यूल जो पॉइजनस गैसेस थे वो इसके आसपास आके ऐसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और दैट विल प्रिवेंट दी reaching poisonous gases reaching our nostrils, going into the lungs. And this is a structure of ZSM-5 which is zeolite with some channel structure. और ये बेसिकली क्या करता है कि इसमें खास बात बनी. अगर आप देखोगे यहाँ पे बीच बीच में कुछ हेक्सागन पेंटागन्स बने हुए हैं, राइट. तो ये बेसिकली क्या है कि तो हेक्सागन पेंटागन हमने बनाए हैं, बट एक्चुअल में क्या है कि ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स का फ्रेमवर्क है हेक्सागन और पेंटागन. ठीक है, एल्यूमिनोसिलिकेट्स का फ्रेमवर्क का मतलब एक ये वाला पार्ट है ALO पार्ट, ठीक है, और सिलिकेट पार्ट है SiO4 पार्ट. तो सिलिकेट और एल्यूमिनियम का एक कॉम्बिनेशन से एल्यूमिनोसिलिकेट बनता है, राइट. इस एल्यूमिनोसिलिकेट का वो जो पूरा चैनल है उसमें बीच बीच में आपको ये ग्रीन ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना ट्यूब्स. यस सर. जो है वो बेसिकली एक काइंड ऑफ अ चैनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है कि एक से दूसरी तरफ जाने का ये चैनल क्रिएट हुआ है. और ये ZSM-5 जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है विच इज क्रिएटिंग अ चैनल लाइक स्ट्रक्चर थ्रू दी वेरियस रिंग्स. तो इसमें बेसिकली क्या है कि आयंस का मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत रैपिडली हो पाता है और इसकी वजह से दे आर केपेबल ऑफ एक्टिंग एज वेरी गुड यू कैन से कैटलिस्ट फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ZSM-5 एक बहुत वेल नोन एड्सॉर्बेंट है जो यूज किया जाता है. एड्सॉर्प्शन को अगर हम ध्यान से देखें कि एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ हमें दिख रहा है तो उसका कॉमन सा फिनोमेना क्या है कि बेसिकली अगर मैं आपको एक कंटेनर दे दूं,
लेट्स टेक वी हैव अ कंटेनर, उस कंटेनर में हमने गैस ले ली, और इस गैस का प्रेशर कुछ रख लिया P1 एटमॉस्फेयर। अब मैंने इसी कंटेनर के अंदर एक सॉलिड डाल दिया, बेसिकली विच इज योर लेट्स से एडसॉर्बेंट। तो जो एडसॉर्बेंट होगा वो यहाँ पे जो गैस होगी उसके मॉलिक्यूल को कुछ को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब करा लेगा। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए, अब ये सरफेस पे हर जगह होंगे, राइट। तो इस वजह से जो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स बचे यहाँ पे वो कम हो गए होंगे, जी सर। और जो मॉलिक्यूल्स अब कम हो गए उनकी वजह से जो प्रेशर होगा वो P2 हुआ होगा, और P2 पक्का P1 से क्या होगा, कम होगा। तो if a gas like O2, H2, CO, Cl2, NH3, SO2 is taken in a closed vessel containing some powdered charcoal, which is acting as an adsorbent, it is observed that the pressure of the gas inside the enclosed vessel decreases and the gas molecules concentrate at the surface of the charcoal, that is gases are adsorbed on the surface. तो कुछ molecules गैस के surface पे adsorb हो गए, इस वजह से जो molecules है freely जो wall से जाके टकरा रहे वो कम है, इस वजह से pressure is getting decreased. So here we can say that कि अगर एक कंटेनर में एक एडसॉर्बेंट डाल दे, प्रेशर का डिक्रीज होना इस बात का गवाह है, इस बात का प्रूफ है कि इस केस में इस जो भी हमने एडसॉर्बेंट लिया उसके सरफेस पे आके मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। दूसरा, टू अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई मिथाइलिन ब्लू, अगर एनिमल चारकोल के ऊपर से एक सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू पास कर दिया जाए, जैसा कि मैंने बताया था कि एनिमल चारकोल पे आप शुगर केन का सॉल्यूशन पास करो, उसी तरह से मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन पास कर दो। मिथाइलिन ब्लू एक डाई है बेसिकली, तो उसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। अगर एल्यूमिनियम चारकोल के ऊपर से पास करो तो देखेंगे मिथाइलिन ब्लू की जो डाई है वो एनिमल चारकोल पे एब्जॉर्ब हो गई, और उसके बाद जो है जो सॉल्यूशन जो उसके ऊपर से पास ऑन हुआ है वो सॉल्यूशन क्या हो गया, कलरलेस बन गया। तो ये एक फिनोमेना है जो आप देख सकते हैं कि दिस इज अनदर action of absorption that is quite evident. To solution of an organic dye, methylene blue, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns colorless. The molecules of the dye thus accumulate on the surface of the charcoal and are therefore getting absorbed. सर जो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गई डाई वो तो क्लियर है, लेकिन जो जा रही है उससे पास हो गई एक तरह से, वो तो वो क्या कर रही है, वो बस पास हो गई ना, वो जितने भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही। नहीं, आपने बेसिकली क्या किया, अगर आप सोचो कि मेरे पास इस कैटलिस्ट का सरफेस, ये बेसिकली एनिमल चारकोल का सरफेस है, अब उस एनिमल चारकोल के सरफेस पे कुछ ही नंबर ऑफ डाइस के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, यस। और नंबर ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्यूशन में जो उसके ऊपर है वो ज्यादा है, तो सरफेस पे जब सारा का सारा सरफेस कवर हो गया तो कुछ डाई के मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्यूशन में ऊपर भी रह जाएंगे, तो आप इस सॉल्यूशन को पास करके एक नए वाले एनिमल चारकोल के ऊपर ले जाओ जहां पे बिल्कुल फ्रेश सरफेस है, तो उस पे बची हुई जो एनिमल जो बची हुई आपकी डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर अगर उसका भी अभी भी ज्यादा है तो उसके बाद एक और बार पास कर लो, सो दैट धीरे धीरे करके आप कहेंगे कि उसके अंदर जितने भी डाई के मॉलिक्यूल्स हैं सब एनिमल चारकोल पे एब्जॉर्ब हो गए, और जो फाइनली सॉल्यूशन निकला है आफ्टर रिपीटेड नंबर ऑफ पैसेजेस ओवर द एड्जॉर्बेंट, तो आप देखेंगे उसके बाद जो सॉल्यूशन फाइनली निकला दैट विल बी कलरलेस, बिकॉज उसमें सारे के सारे डाई मॉलिक्यूल जो है वो एड्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। यस सर। This part I have already explained. Aqueous solution of raw sugar when passed over the beds of animal charcoal becomes colorless as the coloring substances are adsorbed by the charcoal. This also I have explained. The air becomes dry in the presence of silica gel because the water molecules get adsorbed on the surface of gel. अब यहाँ पे एक important सी बात होती है, सिलिका जेल होता है बेसिकली SiO2, ठीक है। SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेजेस है। यस सर। वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं जब यहाँ पे आएंगे ना,
तो सिलिका में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो सिलिका के ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से दे गेट एड्सॉर्ब। सो एड्सॉर्प्शन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, विच इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस, हाइड्रोजन bonding between the oxygen of the silica molecules with the हाइड्रोजन ऑफ द वाटर। It is clear from the above examples that the solid surfaces can hold the gas or liquid molecules by virtue of adsorption, and the process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. तो इसमें वापस से चले आते हैं, that's called desorption. अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स को मैं वापस से लेके चलता हूँ। इस केस में एड्सॉर्बेट कौन है, गैस। एड्सॉर्बेट कौन है, गैस। एड्सॉर्बेंट कौन है, पाउडर चारकोल, विच इज सॉलिड, करेक्ट। यहाँ पे सोल्यूशन है आपका पूरा एक, और उस सोल्यूशन में के नीचे हमने डाला एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल इज एड्सॉर्बेंट विच इज योर सॉलिड, राइट। और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट रहा होगा और उसके अंदर एक सोल्यूट रहा होगा। और ये सोल्यूट कौन है, सोल्यूट हमारी ये डाई है, डाई, यस। तो सोल्यूट क्या था ओरिजिनली, सॉलिड था, ये लिक्विड था, जो भी रहा होगा। तो अगर वो डाई है, मान लो डाई भी आपकी लिक्विड डाई है, तो लिक्विड डाई है तो ऑब्वियसली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और सॉलिड डाई है तो सॉलिड के फॉर्म में था। अब जो सॉलिड डाई को जब मैंने सॉल्व में डाला तो वो एक लिक्विड बन चुका है, वो उसमें डिसॉल्व किया होगा ना। तो लेकिन जो फाइनली एड्सॉर्ब हो रहा है उस एनिमल चारकोल पे, वो सॉल्वेंट एड्सॉर्ब नहीं हो रहा। एड्सॉर्ब कौन हो रहा है, सोल्यूट। तो सोल्यूट जो है वो अगर ओरिजिनली सॉलिड था तो सॉलिड के ऊपर सॉलिड का एड्सॉर्प्शन हुआ, या लिक्विड था लिक्विड का सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्प्शन हुआ। सो दिस इज द एड्सॉर्प्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। इस केस में इज आल्सो सेम, जैसा रॉ शुगर वाला केस है, सेम एज दैट ऑफ द क्या था लास्ट, एनिमल चारकोल और डाई वाला। यहाँ पे देखेंगे तो सिलिका जेल जो है वो एड्सॉर्बेंट है, एंड दैट इज सॉलिड। सिलिका जेल एक सॉलिड होता है, और उसपे जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो एक गैस है। मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स यानी कि एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट। वो गैस के फॉर्म में है जब तक वो किसमें, एयर के अंदर है। जब वो यहाँ पे आ गए तो आप किस फॉर्म में, लिक्विड में, तो वो उसके साथ लिक्विड में एसोसिएट होके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि जब एसोसिएशन हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, एंड लिक्विड उसके अंदर एब्जॉर्ब रहेगा। आई बात समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट है एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है उसको कैसे बनाते हैं। इट इज मेड फ्रॉम कोकोनट शेल, उसको या वुड से या पेट्रोलियम से या बिटुमिनस कोल से, और इनको हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, और जिससे कि वो डिहाइड्रेट हो जाए, उसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए और वो थोड़ा कार्बोनाइज हो जाए। कार्बोनाइज का मतलब होता है उसके अंदर जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो एस्केप कर जाए। जैसे वोलेटाइल कंपोनेंट्स में जनरली सल्फर होता है, तो सल्फर विल गेट इवेपोरेटेड और गॉन इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब उस बेसिकली उस चारकोल में से आपका कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, कुछ कार्बोनाइज होकर उसमें वोलेटाइल इंप्योरिटीज निकल जाएगी, तो छोटे छोटे गैसेस के मॉलिक्यूल्स निकलने की वजह से उसमें छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो एक्टिवेटेड कार्बन विल हैव अ लॉट ऑफ पोर्स इन देम, एंड दैट पोर्स की वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी काफी इंक्रीज कर जाती है। एक्टिवेशन इज अ प्रोसेस दैट, जब हम कहते हैं एक्टिवेट कार्बन है तो उसको हमने एक्टिवेट किया है बाय क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ पोर्स इन देम। सो एक्टिवेशन इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द पोरस स्ट्रक्चर essential for effective adsorption by partial oxidation of carbon by limited oxygen. So that is the phenomena that we describe किए हो क्या रहा है यहाँ पे। Activated charcoal attracts and retain non-polar molecules such as hydrocarbons and carbon dioxide, and to some extent some polar molecules also like some CO and SO2. But ये वो gases हैं जो poisonous gases हैं, CO2 and SO2 are, CO and SO2 are poisonous gases, एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो एटमॉस्फेयर में वो भी एब्जॉर्ब कर सकता है ये एक्टिवेटेड कार्बन। तो एज आई हैव टोल्ड यू, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड इन द गैस मास्क, एंड दैट कैन एब्जॉर्ब द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इन द फ्यूल। along with that it can also absorb some of the poisonous gases like carbon monoxide and sulfur dioxide and some nitrogen सर oxides. ये सारे गैसेस को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल। तो यहाँ रिटेन क्यों लिखा है? रिटेन से मतलब क्या, जो हमने निकला है डिहाइड्रेशन के वक्त उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली हमने तो एक्टिवेट चारकोल बनाया। एक्टिवेट चारकोल बनाने के लिए हमने उसका कोकोनट शेल या जो भी वुड था
हाँ उसको अपने ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट किया और उसमें से जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स है वो निकल गया और पोरस स्ट्रक्चर बन गया। ये पोरस स्ट्रक्चर बन गया। अब इस पोरस स्ट्रक्चर से एक्टिवेट कार्बन बन गया। इस एक्टिवेट कार्बन को मैंने गैस मास्क में यूज किया। अब गैस मास्क में लेके मैं कहीं गया तो वहां जाके उसने कौन सी गैसें एब्जॉर्ब की? या तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एब्जॉर्ब किए, या तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, CO2 की या SO2 किया। ये गैसेस जो पॉल्यूटेंट्स में थे वो एब्जॉर्ब हो रहे। यस सर। टिपिकल सरफेस एरिया ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इज रफली टू द एक्सटेंट ऑफ 300 से 1500 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम उसका जो होगा उसके अंदर 300 से 1500 मीटर स्क्वायर का एरिया है, विच यू कैन से इमेजिन कि 300 से 1500 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना बड़ा होता होगा। कैन इमेजिन? यस यस सर। मतलब 300 मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 300 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए टोटल। मतलब 1 मीटर आप इमेजिन कर सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर इटसेल्फ इज हाउ मच बिग इट इज। तो यस सर। 300 मीटर स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, राइट? जी सर। एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन में अगर हम आए तो अगर concentration of if the adsorption in adsorption the concentration the adsorbate increases only at the surface of the adsorbent, while in the absorption the concentration is uniform throughout the bulk of the solid। तो bulk और surface पर अगर concentration same है तो absorption है, ऊपर ज्यादा है अंदर कम है तो वो adsorption है। For example, water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride but adsorbed by silica gel। This example also I have already taken, यस right? यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये एक एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है अंदर कम है तो ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और अगर अंदर भी और बाहर भी बराबर है तो ये वाला एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट? यस सर। देन इन सर्टेन केसेस एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे होते हैं। तो जहां पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, और ये पॉसिबल ही नहीं है डिस्टिंग्विश करना कि यू नो ये एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है या एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है, तो वी यूज अ कॉमन टर्म जिन दोनों के लिए यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड ज़ॉर्प्शन। सो ज़ॉर्प्शन इज द टर्म जहां पे यूज की जाएगी, इसका मतलब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं और वो पॉसिबल नहीं है डिस्टिंग्विश करना कि क्या हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है? तो एज आई हैव टोल्ड यू कि एड्सॉर्प्शन arises due to the fact that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as that of the particle inside the bulk। अंदर वाले जो पार्टिकल है उनकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है क्योंकि उनके ऊपर भी मॉलिक्यूल्स है, नीचे भी है, लेफ्ट में भी, राइट में भी, आगे भी, पीछे भी, करेक्ट। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पे उनके ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, उनकी कुछ अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होती है, रेजिडुअल वैलेंसीज कहते हैं जिनको हम। The forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface। तो ये एक लास्ट लाइन नहीं है क्या? ओ, ये बताना पड़ेगा। तो ये इसमें पोर्शन रह गया है कि अनबैलेंस जो फोर्सेस हैं, रेजिडुअल फोर्सेस हैं, वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास कुछ रेजिडुअल वैलेंसीज रह जाती है, ठीक है, और उन रेजिडुअल वैलेंसीज पे ही आके
So you can say that these residual forces जो होते हैं adsorbent के, they are responsible for attracting the adsorbed particles on its surface. The extent of adsorption increases with the increase of surface area per unit mass of the adsorbent at a given temperature and pressure. तो जैसे जैसे surface area बढ़ेगा, extent of adsorption मतलब उसी adsorbent पे आप सोचो कि अगर मैं 1 ग्राम adsorbent लूं लेकिन वो solid phase में हो, मतलब bulk में हो, तो उसके ऊपर adsorbent कम आके adsorb होगा. लेकिन अगर मैं उसी को split करके छोटे छोटे particles बना दूं, 1 ग्राम ही रहेगा, लेकिन surface area क्योंकि बढ़ गया है, ज्यादा molecules adsorbent will be occupying the surface of the adsorbent at that given temperature and pressure. During adsorption, there is always a decrease in residual forces of the surface. इसको हम बोलते हैं कि surface energy decrease कर रही है because of the interaction which is happening between the adsorbate and the adsorbent. तो interaction जो adsorbate का adsorbent के साथ हो रहा है उसकी वजह से surface energy is lowered and the phenomena which we can say adsorption के अंदर जो सबसे common चीज है कि ये residual forces की वजह से decrease in residual forces हो रहा है या आप कह लो कि surface energy lower हो रही है, वो adsorption के लिए responsible है. और ये जो surface energy कम होगी because of interaction that will appear in the form of heat, इसलिए heat के form में निकल जाएगी, इससे adsorption का जो भी phenomena है वो exothermic होगा. Extent of adsorption will be different. ठीक है, मतलब extent of energy जो liberate हो रही है वो अलग अलग हो सकती है कि अगर मैं given adsorbent पे एक adsorbate आके absorb कराता हूँ, इसका interaction कुछ और है, दूसरे का interaction कुछ और है. इंट्रैक्शन अगर ज्यादा है स्ट्रॉन्ग तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जिसमें इंट्रैक्शन वीक है उसमें एनर्जी रिलीज कम होगी. बट ये बात पक्की है कि जब भी एड्सॉर्बेट आके एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होगा तो एनर्जी इज गोइंग टू बी एड्सॉर्ब. दूसरी बात, एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज, सॉरी. ठीक है, दूसरी बात कि जब भी एक सरफेस पे मान लीजिए ये एड्सॉर्बेंट था, एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ थे, अभी मान लो एड्सॉर्बेंट नहीं है, तो इन मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी रैंडमनेस क्या है, ज्यादा है. They're able to move more rapidly in the given space. Yes. अब मैंने एड्सॉर्बेंट लेके आ गया, एड्सॉर्बेंट आने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ के एड्सॉर्ब हो गए. अब जो मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हुए उनकी फ्रीडम कम हुई है उतनी रही जितनी यहाँ थी वो जब ये नहीं था एड्सॉर्बेंट. फ्रीडम कम हो गई सर. फ्रीडम कम होगी तो इसका मतलब एंट्रोपी जो पहले रही होगी अब उसकी एंट्रोपी एड्सॉर्प्शन के बाद घटी या बढ़ी, घटी. तो एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट, ये कंबाइन करके एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट का एक पेयर बन रहा होगा. और उस एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के ये रिएक्टेंट साइड हो गया, यानी कि जब तक ये आपस में रिएक्ट नहीं किया, रिएक्ट करने के बाद ये बन गया ऐसे. इस प्रोसेस में डेल्टा एस क्या हुआ, नेगेटिव. एंड मैं शॉर्ट फॉर्म में एडीएस लिख रहा हूँ, एडीएस मतलब एड्सॉर्प्शन. डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज आल्सो नेगेटिव. तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है. मतलब हीट रिलीज हो रही है. हीट रिलीज हो रही है और एंट्रोपी घट रही है. यस सर. वो जो स्टेटमेंट आप दिखाना चाह रहे थे उसमें क्या लिखा हुआ था, कौन सा, जो पिछले पेज पे था जो आप दिखाना चाह रहे थे, दिख नहीं रहा वो था. ये दिखा रहे थे कि उसमें जो बल्क में है उनके अंदर तो रेजिडुअल वैलेंसी है, जो सरफेस वाले उनके अंदर रेजिडुअल वैलेंसीज हैं. कुछ रेजिडुअल वैलेंसीज की वजह से ही यहाँ पे हम कह रहे हैं वो रेजिडुअल फोर्सेज जो है उन्हीं की वजह से एड्सॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल सरफेस पे वो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे वो अपनी रेजिडुअल वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है. यस सर. आई बात समझ में, ये लास्ट पॉइंट पढ़ो. So decrease in surface energy हुआ and this will appear in the form of heat. Adsorption therefore is invariably an exothermic process. In other words, the delta H of adsorption is always negative. Correct है यहाँ तक? Yes sir. Adsorption is thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. क्यों entropy decrease हुई अभी मैंने explain कर दिया. Correct? Yes sir. For a process to be spontaneous, the thermodynamic requirement is that at constant temperature and pressure, delta G must be negative and therefore there is a decrease in Gibbs energy. On the basis of this equation, अब हमारे पास ये इक्वेशन है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव. नेगेटिव. डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव.
और T माइनस टी डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से ज्यादा होता है। यस सर। तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इससे, यानी कि पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव। यस। तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। आई बात समझ में? यस सर। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं थोड़ा थोड़ा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये टर्म क्या आएगी? ये इंक्रीज टर्म करेगी। पॉजिटिव होती पहले नेगेटिव टर्म ज्यादा था, पॉजिटिव कम था, अब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते क्या हो गया? बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते क्या होगा? दोनों वैल्यू बराबर होगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। है। यस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इस पॉइंट को जरा समझो। पहले क्या हो रहा था कि ये मेरा एड्सॉर्बेंट था, एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स आके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहे थे, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से जा भी रहे थे, यानी कि एड्सॉर्प्शन भी हो रहा था, डिसॉर्प्शन भी हो रहा था, लेकिन ज्यादा क्या था? एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन ज्यादा था, डिसॉर्प्शन कम था। तो इसलिए देयर वाज नो इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वाज मोर देन द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हाट हैव इंक्रीज्ड इज रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ा। तो एड्सॉर्प्शन का रेट जो था उस केस में डिसॉर्प्शन का रेट जब बढ़ के इसके बराबर हो गया, तो जिस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो गए, डेल्टा जी क्या हो गया? 0। इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड। rate of adsorption and rate of desorption becomes equal at that temperature. आई बात समझ में? यस सर। सर मतलब साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, डिसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। यस सर। आप जैसे नॉर्मली क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस में हम कहते हैं कि अगर एक सॉल्वेंट को किसी सोल्यूशन के साथ में सेपरेट कर दूं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हम कहते हैं क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर फ्लोइंग फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यस सर। दिस इज नॉट राइट स्टेटमेंट. The right statement is that the net flow of solvent molecules seems to be taking place from pure solvent to solution side. It's not that the molecules from solution side are not going to the solvent side. They are also going, but they are not evident because net flow ये नहीं है. Net flow क्या है? Solvent से solution side में होगा. जी But सर। molecules of the solvent are also going from solution side to solvent side, but they will be less in number. So same way जब हम adsorption कह रहे हैं तो ऐसे नहीं कि desorption नहीं होता है, होता है, but overall adsorption दिख रहा है क्योंकि एड्सॉर्प्शन की रेट ज्यादा है डिसॉर्प्शन से। करेक्ट? यस सर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। दो तरह के एड्सॉर्प्शन। अब सिंपल सा फिनोमेना है कि एड्सॉर्बेंट पे आके एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब होता है। करेक्ट? अगर ये एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ये फिजिकल इंटरेक्शन है, वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन और वैन डर वाल एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? फिजियोसॉर्प्शन, physical adsorption or van der Waals adsorption, because the interaction between the adsorbent and adsorbent is of a weaker type and physical forces जो है उनके बीच में weak है। अगर ये interaction strong हो और एक chemical interaction हो, यानी कि उनके बीच में कुछ chemical bond बन रहा हो, covalent bond types, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो adsorption है that is called chemisorption. So chemisorption and physisorption में difference क्या है? If they the interaction between the adsorbent and adsorbent is of the type which is going to be weaker type, of van der Waals type, then we can say it is physisorption. If it's of stronger type, then we can call it as a chemisorption. Are we okay with this point? यस सर। यही चीज हमने यहाँ पे बोली है। Physical adsorption or physisorption is or van der Waals forces adsorption. Those adsorption in which the adsorbate forms weak van der Waals forces interaction with adsorbent are called physical adsorption. Chemical adsorption on the other hand is chemical or chemisorption or activated adsorption. These adsorption in which the adsorbate forms strong chemical bonds with the adsorbent are called chemical adsorption. If the concentration of the adsorbate at the surface of the adsorbent is more than in the bulk of the adjoining phases, that is called positive adsorption. और negative adsorption तब बोलते हैं कि जब concentration of the adsorbate on the surface of the adsorbent is less than the bulk of the adjoining phases, that's called negative adsorption. ऐसा negative adsorption एक फिनोमेना है जो हमें दिखता है कि होना चाहिए कुछ, पर ऐसा कोई इसका कोई वेल नोन एग्जांपल नहीं है negative adsorption का. But from the definition point of view, you should know that. Are you clear with this point? यस सर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिसॉर्प्शन के या केमिसॉर्प्शन के?
तो मैं बेसिक चीजें आपको पहले बताया था, फिर एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे कि आप ये बताओ कि एड्सॉर्प्शन चाहे कैसा भी हुआ, जब एड्सॉर्बेंट पे आया तो एंथैल्पी रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, चाहे वो फिजिक्स ऑप्शन है या केमिकल ऑप्शन है। अब फिजिक्स ऑप्शन है, बॉन्ड वीक बना तो एनर्जी रिलीज कम हुई, तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन वुड बी नेगेटिव बट लेस नेगेटिव। बट इन केमिकल ऑप्शन क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है तो एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई होगी, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो उसका एंथैल्पी ऑफ जो एड्सॉर्प्शन होगा विल बी नेगेटिव बट विल बी मोर नेगेटिव। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस सर। दोनों में एनर्जी रिलीज होगा and that energy release is called enthalpy of adsorption. Enthalpy of adsorption का मतलब क्या है? When 1 mole of the adsorbate gets adsorbed on the surface of the adsorbent, in that process whatever is the energy liberated, that is called enthalpy of adsorption. Define किसके लिए? 1 mole of adsorbate के लिए याद रखना, adsorbent के लिए नहीं, adsorbate का 1 mole होना चाहिए। तो यहाँ पे adsorbent is in excess, adsorbate is in limited quantity. Are you okay with this point? यस सर। दूसरा, फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है और केमिकल ऑप्शन में क्या डिफरेंस है कि अगर एड्सॉर्बेंट पे आके कोई चीज बॉन्ड बनाएगा, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट में बॉन्ड बनेगा, तो एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड है, और स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड ऐसा तो नहीं कोई किसी से भी बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड स्पेसिफिक बनते हैं कि इसी एड्सॉर्बेंट का इस एड्सॉर्बेंट से बॉन्ड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये लूं कि मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन रेडिली एड्सॉर्ब होता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड बन जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब सिलिका जेल के सरफेस पे वाटर ही एड्सॉर्ब होता है, क्यों? जबकि एटमॉस्फेयर में तो, सुनो मेरी बात पहले सुनो, कि अगर एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर तो मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और मैंने सिलिका यहां रखा सिलिका जेल, तो सिलिका जेल में ने किसको एड्सॉर्ब किया? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि ज्यादा अमाउंट में थे उनको एड्सॉर्ब नहीं किया, एड्सॉर्ब उसको किया जो कम अमाउंट में था। तो इसका मतलब है कि अमाउंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता जरूर होगा बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस बात से ज्यादा डिपेंड करता है कि एड्सॉर्बेंट की एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, यानी कि स्पेसिफिकली केमिकल ऑप्शन में स्पेसिफिसिटी ज्यादा है कि वो इसी के साथ बॉन्ड बना पाएगा, केमिकल बॉन्ड बना पाएगा, इसलिए वो आपका केमिकल ऑप्शन है। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है कि फिजिक्स ऑप्शन में आप देखेंगे स्पेसिफिकली कि एड्सॉर्बेंट अगर है तो एड्सॉर्बेंट कुछ भी ले लो वो थोड़ा बहुत एड्सॉर्ब हो गई होगा, तो मतलब स्पेसिफिसिटी नहीं है फिजिक्स ऑप्शन में। तो देयर इज नो स्पेसिफिसिटी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन, व्हाइल इन केमिकल ऑप्शन देयर इज गोइंग टू बी स्पेसिफिसिटी, लार्ज स्पेसिफिसिटी ऑब्जर्व। लेट्स लुक एट वन बाय वन। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये फिजिक्स ऑप्शन की बात करें। अब गिवन सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस एज द वैन डेर फोर्सेस आर यूनिवर्सल। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट में इंटरेक्शन, और वो इंटरेक्शन कैसा है, वैन डेर फोर्स है। वैन डेर फोर्स किसी भी गैस का किसी भी एड्सॉर्बेंट के साथ हो गई होगा, तो इसलिए कुछ कोई ना कोई हर कोई गैस किसी ना किसी एक्सटेंट के साथ एड्सॉर्ब होगी सरफेस पे, इसलिए स्पेसिफिसिटी नहीं है। सेकंड था नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट ऊपर वाला जो होता है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट लेता हूं, ठीक है, उस एड्सॉर्बेंट पे मैंने गैस ली हाइड्रोजन, उसको एड्सॉर्ब करा है, दूसरी गैस ली ऑक्सीजन, उसको एड्सॉर्ब करा है, और तीसरी गैस ली सल्फर डाइऑक्साइड, उसको एड्सॉर्ब करा है। तो उसी गिवन एड्सॉर्बेंट पे हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन सबसे कम हुआ, ऑक्सीजन का एड्सॉर्प्शन उससे ज्यादा हुआ, और सल्फर डाइऑक्साइड का एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ। ये कहना चाहिए कि अगर मैं तीनों गैसेस का प्रेशर अलग अलग कंटेनर में रखता और बराबर रखता, इनिशियली सबका प्रेशर एक एक एटमॉस्फेयर था, और सब में बराबर अमाउंट ऑफ मैंने एड्सॉर्बेंट डाल दिया, और उसके बाद 1 घंटे बाद तीनों का प्रेशर वापस से नोट किया, सबसे कम प्रेशर उसका मिलेगा इसका एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ है। जो एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया उसकी गैस के मॉलिक्यूल्स वेपर उस स्टेज में कम रह गए, इसका प्रेशर सबसे कम होएगा। तो सबसे कम प्रेशर किसका मिला हमें, SO2 का। क्यों? SO2 का एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ। अब यहाँ पे ये बात है कि H2 गैस जो थी उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, O2 के मॉलिक्यूल्स थोड़े और बड़े। H2 और O2 दोनों नॉन पोलर है, SO2 कैसा है, साइज में बड़ा है और पोलर भी है।
बात आ रही है यहां तक समझ में? यस तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में H2 गैस का लिक्विफिकेशन O2 गैस से थोड़ा मुश्किल है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो H2 gas is very difficult to liquefy, but compared to that O2 gas is easy to liquefy, and compared to O2 gas which is more easily liquefiable? SO2 अब लिक्विफिकेशन का फंडा और यहाँ पे ये क्या रिलेटेड है समझो जरा। अगर मैं SO2 गैस का एक सैंपल लेता हूं, उसके ऊपर प्रेशर लगाता हूं, तो गैस लिक्विफाई होती है, राइट? और अगर मैं O2 गैस का सैंपल लेता हूं, उस पर प्रेशर बढ़ाता हूं, तो वो गैस लिक्विफाई होती है। और H2 गैस का सैंपल लेता हूं, उस पर प्रेशर बढ़ाता हूं, तो वो लिक्विफाई होती है। ये लिक्विफिकेशन इस वजह से हो रहा है कि जो गैस के सैंपल से उनके बीच में मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कैसा है, SO2 में अट्रैक्शन ज्यादा है, या O2 में अट्रैक्शन ज्यादा है, या H2 में अट्रैक्शन ज्यादा है? H2 SO2 क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट मोर, सो दे आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो देयरफॉर yes lesser increase in pressure will be sufficient to cause liquefaction of that gas. तो लिक्विफिकेशन होने के लिए उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा था, इस वजह से वो आसानी से लिक्विफाई होगी। H2 में अट्रैक्शन लीस्ट था, इसे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा उस गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट गैस टू लिक्विफाई आउट ऑफ दीस थ्री? H2 H2 will be most difficult and SO2 will be most easy. So easily liquefiable gases are said to be absorbed most. Why? अब यहाँ पे ये फिनोमेना समझो, यहाँ हम कह रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स SO2 के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। अब मैंने यहाँ से SO2 का गैस के नीचे एड्सॉर्बेंट लगा दिया। अब एड्सॉर्बेंट के साथ SO2 गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उस एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट का इंटरेक्शन भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो जिन गैसेस का लिक्विफिकेशन ज्यादा आसानी से होता है, उनके अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए उन मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन एड्सॉर्बेंट के साथ भी ज्यादा है, इसलिए एनर्जी उस केस में हम कहते हैं कि उनका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस विल बी फास्टर। सो यही यहाँ पे बात कही गई है। इन जनरल इजिली लिक्विफाइबल गैसेस, जिनका हम कह सकते हैं कि इजिली लिक्विफाइबल गैसेस वो है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला याद है TC, सो दिस इज इक्वल टू 8A/27 RB, yes sir याद है? yes sir बी वैल्यू गैसेस के लिए बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, ज्यादा डिफरेंस ए में होता है। तो आई कैन से सिंपली दैट TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो जिस गैस का ए वैल्यू मतलब वैन डर वाल्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, उसका TC भी ज्यादा होगा। और जिस गैस का ए वैल्यू ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो इजीली लिक्विफाइबल गैस होंगे। यानी कि इजीली लिक्विफाइबल गैस के लिए TC वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। ज़्यादा तो इन जनरल इजीली लिक्विफाइबल गैसेस और विद द हायर क्रिटिकल टेम्परेचर्स are readily absorbed as van der Waals forces are stronger near the critical temperatures, and thus if I take 1 gram of activated charcoal, it absorbs more sulfur dioxide, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन है, देन मीथेन, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है, which is more easily absorbed than 4.5 ml of dihydrogen, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि या तो इनके इंटरेक्शन के बेसिस पे कह लो, या उनके लिक्विफिकेशन के बेसिस पे कह लो, या उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पे कह लो। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा रेडिली एब्जॉर्ब होगा। बात आई समझ में? yes sir रिवर्सिबल नेचर होता है। तीसरा रिवर्सिबल नेचर का मतलब है कि एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे एड्सॉर्ब हुए, और जब आपने उसको अनफेवरेबल कंडीशन दी तो मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के वापस से चले गए, डिसॉल्व हो गए। तो एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम मेंटेन बिटवीन द टू, और इसी को हम कहते हैं कि वो रिवर्सिबल नेचर है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय अ सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल, and thus we can say that solid which is adsorbent plus gas which is your adsorbent, they will combine to form a gas solid का एक पेयर बनेगा, प्लस साथ में हीट लिबरेट होगी। तो ये एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख लो, सॉलिड प्लस गैस एरो गिविंग गैस सॉलिड, या इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, स्लैश करके रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे बीच में। मोर ऑफ द गैस इज एड्सॉर्ब व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ये कहना है कि अगर जो गैस हमने ली है उसका मैं प्रेशर बढ़ा दूं, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होंगे। अब गैस का प्रेशर अगर मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, एड्सॉर्प्शन की रेट ज्यादा होती रहेगी। एड्सॉर्प्शन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज ऑफ pressure प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से आपका एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा,
एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। अब आप क्या करो, प्रेशर को डिक्रीज कर दो, प्रेशर डिक्रीज करो तो यहाँ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। अब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, यहाँ सरफेस जो था एडसॉर्बेंट का मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा, जिससे कि मॉलिक्यूल्स वापस से उतने हो जाए और प्रेशर वापस से बढ़ जाए। तो टू रिस्टोर द प्रेशर वी हैव टू बेसिकली डिक्रीज द प्रेशर। तो सिंस द एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, द फिजिकल एडसॉर्प्शन अकर्स रेडिली एट लो टेम्परेचर्स एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि फिजिक्स ऑप्शन जो था उसमें इंटरेक्शन वीक है। अगर इंटरेक्शन वीक है तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेंट का सरफेस छोड़ के एडसॉर्बेंट को चला जाएगा और डिसॉर्प्शन विल टेक प्लेस मोर रेडिली एट हायर टेम्परेचर्स। सो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एडसॉर्प्शन कम होता जाएगा, डिसॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? आपने प्रेशर पे क्या बताया था इसमें? प्रेशर बढ़ेगा तो एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। अच्छा सर, यहाँ लिखा है गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, इससे मैं पूछ क्या 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 सर, यहाँ लिखा है ना कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस एंड थस द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, मैं उसका मतलब पूछ रहा था। उसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका कंटेनर है, उसके ऊपर पिस्टन लगी है मूवेबल, अंदर आपने एडसॉर्बेंट डाला है, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ ना। यस सर। तो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एडसॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल्स पे एडसॉर्बेंट आके एडसॉर्ब हुआ है वो सरफेस छोड़ के ऊपर आ जाएगा, जिससे कि वो प्रेशर को फिर से मेंटेन करे। अच्छा सर। डिसॉर्प्शन हो गया ना, एडसॉर्बेंट छोड़ के अगर ऊपर गया तो डिसॉर्प्शन हो गया। यस। देन सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, ये कॉमन होता है फिजिक्स ऑप्शन में या केमिक्स ऑप्शन में कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन हमेशा ज्यादा होगा अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज करूंगा तो ग्रेटर द सरफेस एरिया greater will be the extent of adsorption. Finely divided metals and porous substances having large surface areas are good adsorbents. तो जिनका surface area ज्यादा है वो ज्यादा अच्छे adsorbents हैं और उनको अच्छे adsorbents बनने के लिए surface area बढ़ाना पड़ता है, तो इसीलिए हम उनको finely divided state में लेते हैं। जी सर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिक्स ऑप्शन में और देखें, अगर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करें तो नो डाउट द फिजिकल एडसॉर्प्शन is an exothermic process, but the enthalpy of adsorption is quite low, roughly to the extent of 20 to 40 kilojoule per mole. और ये वो एनर्जी है जो रफली किसी वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस में होती है। तो 20 से 40 किलोजूल की एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जो एडसॉर्बेंट है, सॉरी जो एडसॉर्बेट है और जो एडसॉर्बेंट है उनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, एंड देयरफॉर द एनर्जी रिलीज्ड इज ऑफ लोअर टाइप, 20 से 40 किलोजूल पर मोल. So this is because attraction between the gas molecules and solid surface only due to weak van der Waals forces. यहाँ पे याद रखो, जब भी एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन डिफाइन कर रहा है, ये पर मोल ऑफ क्या है, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट बताया तो था, पर मोल ऑफ एडसॉर्बेट। तो एक मोल ऑफ एडसॉर्बेट जब सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट पे आके एडसॉर्ब होगा तो उस दौरान जो भी एंथैल्पी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन में स्पेसिफिसिटी नहीं है, मतलब जैसे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी थी वहां पे, यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक है, हाई स्पेसिफिसिटी है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स जो है स्पेसिफिकली स्पेशल एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में ही बनेंगे। तो केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल only occur if there is some possibility of a chemical bonding between the adsorbate and the adsorbent. For example, oxygen is adsorbed on metals by virtue of oxide formation and hydrogen is adsorbed by transition metals due to hydrate formation. तो ट्रांजिशन मेटल लेंगे तो उन पे हाइड्रोजन एडसॉर्ब होगी, जैसे ट्रांजिशन मेटल में आपने देखा होगा निकल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, ये किसके लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन को एडसॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में इनको यूज करते हैं ना सर, एब्जॉर्ब करने से फिर वो एल्कीन बन जाता है। और इन जनरल अगर मुझे ऑक्सीजन एडसॉर्ब करने है तो ऐसा मेटल लेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट कर सकता है, तो इसमें रिएक्टिव मेटल्स काफी आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम टाइप्स, एल्यूमिनियम। इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जब आपका एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट में बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बना तो वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपने आप तो बॉन्ड तोड़ के जाएगा नहीं, तो ये इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि इट विल नॉट मूव ऑन इट्स ओन, ठीक है, लाइक कि बॉन्ड बन गया तो बन गया, दिस इज आवर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, अब नाउ इट विल नॉट टेंड टू गो इनटू अ स्टेट वेयर बाय यू नो उसके इंटरेक्शंस वीक है, तो ऑब्वियसली डिसॉर्प्शन नहीं होगा यहाँ पे जब तक हम कुछ डिसॉर्प्शन इज नॉट, ठीक है। डिसॉर्प्शन होने के लिए आपको टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ेगा, इतना बनाना पड़ेगा कि बॉन्ड टूट जाए एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में, ठीक है। केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन, लाइक ये एक तरह से कंपाउंड ही तो बन रहा है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया एक तरीके से।
as chemisorption involves compound formation, is usually irreversible in nature, and chemisorption is also an exothermic process, but the process is very slow at low temperatures on account of high energy of activation. Like most of the chemical changes, adsorption often increases with rise of temperature. Physisorption of a gas adsorbed at low temperature may change into chemisorption at a higher temperature, and usually high pressure is also favorable for chemisorption. अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ. ये एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन को हम x by m से रिप्रेजेंट करते हैं, where m is the mass of the adsorbent, x is the mass of the adsorbent adsorbed on the adsorbent. x by m is called extent of adsorption. तो मैं सर x तो ये जो ऑब्जॉर्ब हो गया, एडसॉर्ब हो गया, और m क्या था? x है मास एडसॉर्बेंट का, m है मास एडसॉर्बेंट का. यानी कि x by m क्या बता रहा है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 ग्राम एडसॉर्बेंट है, उस पे 10 ग्राम एडसॉर्बेंट एडसॉर्ब हुआ, तो ये हुआ 10 by 100. यस सर. यानी कि इट इज 1 by 10, यानी कि 0.1 ग्राम यस on सर. 1 gram. यानी कि 0.1 ग्राम adsorbate got adsorbed on 1 gram of adsorbent. तो पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट पे कितना मास एडसॉर्बेंट का एडसॉर्ब हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन. तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाया हमने. तो ये ग्राफ हमें ऐसा दिखा, गलत हो गया ग्राफ थोड़ा, ऐसा हुआ क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो ये रिएक्टेंट थे, मतलब ये बेसिकली गैस और क्या लिखूं, गैस प्लस सॉलिड, ठीक है, और एक गैस और सॉलिड का बॉन्डिंग हो गया, और ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इतनी एक्टिवेशन चाहिए. अब आप जरा समझो कि ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, और इसको यहां से ऐसे क्रॉस करके यहाँ आना था, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना. अगर क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में जैसे एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव नहीं होगी, ये रिएक्शन बनेगी नहीं या बॉन्ड बनेगा नहीं. यस सर. रिएक्शन होने के लिए या इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से केमिसॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जस्ट लाइक एनी केमिकल रिएक्शन, राइट. बिकॉज एट हायर टेम्परेचर more number of molecules will have sufficient energy to be able to surpass this barrier, and more number of reactants may transform into products. So therefore you can say chemisoption is just like a chemical reaction, and with the increase of temperature the higher activation energy could be achieved, and since higher activation energy could be achieved, therefore you can say that the chemisoption is going to increase with the increase of temperature. तो जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती हैं, वैसे केमिसॉर्प्शन भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है. प्रेशर बढ़ाने से केमिसॉर्प्शन वैसे इंक्रीज करता है जैसे फिजिसॉर्प्शन इंक्रीज करता है. व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, more molecules will occupy the surface of the adsorbent and they will get adsorbed, they'll form stronger bond. That is it. Like, अब आप जरा समझो कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, तो आप जरा समझो कि रिवर्स रिएक्शन में मुझे गैस और सॉलिड के पेयर से वापस से गैस और सॉलिड को सेपरेट करना है, यानी कि मुझे रिवर्स एक्टिवेशन जी चाहिए, ये वाली. तो उतनी एक्टिवेशन जी मिल जाए जिसमें उनके बीच का बॉन्ड टूट जाए, तो वापस से डिसॉर्प्शन हो सकता है. तो डिसॉर्प्शन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई इन chemisoption. So generally which we don't achieve, because इस केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा बॉन्ड बना रहे, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजिसॉर्प्शन एक रिवर्सिबल है, chemisoption इज एन इरिवर्सिबल. और क्या कैरेक्टरिस्टिक है जी? सरफेस एरिया वही है, लाइक फिजिकल एडसॉर्प्शन, chemisoption also increase with increase of surface area of the adsorbent. So there is no different than the physisorption. एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करते हैं यहाँ पे. एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, क्योंकि एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो केमिकल बॉन्ड है. अब लाइक वैन वाल फोर्स आर वीकर फोर्स, बट केमिकल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर एनर्जी रिलीज इज मच हायर. तो वहां पे रिलीज हुई थी 20 से 40 किलो जूल, यहाँ पे 80 से 400 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज मच हायर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द फिजिसॉर्प्शन. तो वहां पे रिलीज थी 20 से 40 किलो जूल, राइट. यस सर. यानी कि अगर मैं 80 से 400 किलो जूल ले रहा हूं, तो दिस इज बेसिकली 4 times to 10 times. तो 4 to 10 times से इंक्रीज है. The amount of energy released is 4 to 10 times of the energy released between the adsorbent and adsorbent in physisorption,
इन दिस केमीज ऑप्शन। तो केमीज ऑप्शन में क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ज्यादा बनते हैं, स्ट्रॉन्गर बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट कैसा है, स्ट्रॉन्गर है तो वो 10 तक जा सकता है, वीकर है इंट्रैक्शन तो 4 तक रह सकता है। तो केमीज ऑप्शन में भी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो अलग अलग होगी, राइट। हर केमिकल बॉन्ड, हर जो भी बॉन्ड बनता है वो एक ही टाइप का तो नहीं है, तो सबकी बॉन्ड एनर्जी एक जैसी तो नहीं होती। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसका बॉन्ड वीक है उसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। तो ये रेंज है जो हम देते हैं केमीज ऑप्शन में, एंड इट इज ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके बाद अगर आप बात करें एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की, तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज द एंथैल्पी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द एडसॉर्बेंट गेट्स एडसॉर्ब्ड ऑन द एडसॉर्बेंट इन द एडसॉर्प्शन प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन भी नीचे चलेगी, इसको मुझे ऊपर करना पड़ेगा। Yeah, the adsorption of one substance on the surface of the another one leads to the existence of new types of forces between them, and therefore it is an exothermic process and is accompanied by release of energy. So that part we have already cited a lot. Yes, sir. Since physical adsorption involves weak force of attraction between the molecules of the adsorbent and the adsorbate, the heat of physisorption is generally low to the extent of 20 to 40 kilojoule per mole only, right? And अगर मैं chemisorption की बात करूंगा, in chemical adsorption on the other hand involves stronger chemical bond formation, and the heat of chemisorption is quite high, of the order of 80 to 400 kilojoule per mole. अब physisorption और chemisorption का अगर एक distinction हमने चार्ट में बना लिया, तो ये हम ऑलरेडी पॉइंट सारे डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे वापस से रिकैप है। फिजिसॉर्प्शन में दिस इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस व्हिच इज वीक, एंड दिस इज कॉज्ड बाय chemical bond formation, which is basically the covalent bonds which are formed. Depends on the nature of gas. Easily liquefiable gases are easily adsorbed, and it is much more specific and depends upon the nature of the both the adsorbate and the adsorbent. जैसे मेटल सर्फेसेस पे, रिएक्टिव मेटल्स पे ऑक्सीजन एडसॉर्ब होती है और ट्रांजिशन मेटल पे हाइड्रोजन एडसॉर्ब होती है, बिकॉज वहाँ हाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाता है। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इसका रफली लो है और 20 से 40 किलो जूल पर मोल है, या किलो कैलोरी में 5 से 10 किलो कैलोरी ले लो, और ये वेरी लार्ज है, और दिस वाज अराउंड 80 to 400 किलो जूल पर मोल, इन किलो कैलोरी इज 20 to 100 किलो कैलोरी पर मोल। ये फिजिसॉर्प्शन रिवर्सिबल है, केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है कि ये कहता है कि अगर एडसॉर्बेंट है और एडसॉर्बेट है, तो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट का डिस्टेंस मैटर नहीं करता वैन डर वाल्स फोर्स के लिए। तो वैन डर वाल्स फोर्स अगर यहां पर भी लग रहे होंगे, यहां भी लग रहे होंगे, यहां भी लग रहे होंगे, राइट। तो पहली लेयर जब बनेगी तो पहली लेयर में एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो गए, उनके वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे एज विद द एडसॉर्बेंट एज कंपेयर टू सेकंड लेयर के एडसॉर्बेंट, सेकंड लेयर के एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स का एडसॉर्बेंट के साथ जो बॉन्ड बनेगा, थर्ड लेयर का और वीक बनेगा। तो पहली लेयर और दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे मल्टीपल लेयर्स बनेगी, जैसे मल्टी लेयर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन दी ऑन द एडसॉर्बेंट सरफेस। व्हाइल इन द केस ऑफ केमिसॉर्प्शन क्या है कि बॉन्ड तो यार एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने पे ही बनता है, उससे दूर रहोगे तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो बॉन्ड बनने के लिए बॉन्ड उसको पास आना ही पड़ेगा, और एक ही लेयर बनेगा, उसके ऊपर दूसरी लेयर नहीं बनेगी। तो यूनिमॉलिक्यूलर layers will be formed in the chemisoption, while physisorption should have multi-molecular layers. That's a very important point of distinction between physisorption and chemisoption. आइए बात समझ में? Yes, sir. ये लो टेम्परेचर पे होता है नॉर्मली, ये नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे होता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्टिवेशन एनर्जी अचीव ही नहीं करोगे तब तक तो क्रॉस ही नहीं करेगा बैरियर। बैरियर क्रॉस करने के लिए ये टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिजिसॉर्प्शन, नंबर 1। नंबर 2 इज कि इसमें टेम्परेचर आप बढ़ाओगे
तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो इट अकर्स एट लो टेम्परेचर एंड विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज, मतलब फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज करता है क्योंकि डिसॉर्प्शन होने लगता है। एंड इट विल गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर टिल अ सर्टेन टेम्परेचर अचीव वेयर बाय द बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग। तो हमने वो पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन नॉर्मली इसका इंप्लाइड यही होता है कि इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर till the temperature the bond starts breaking, when the desorption will take place. Next point, increase with increase of pressure, that is going to be same for both of them. High pressure is also favoring the chemisorption just like it is favoring the physisorption, but the difference क्या है? difference ये है कि physisorption में आपने pressure बढ़ाया तो adsorption बढ़ा, pressure घटाया तो adsorption कम हो गया, डिसऑर्प्शन हो गया। chemisorption में pressure बढ़ाया था, chemisorption तो बढ़ गया, अब प्रेशर घटाया ना तो डिसऑर्प्शन नहीं हो रहा क्योंकि बॉन्ड तो बन चुका है, अब वो वापस जाएगा नहीं। सो देयरफॉर प्रेशर घटाने से डिसऑर्प्शन नहीं होगा केमिसॉर्प्शन में। सो डिक्रीज ऑफ प्रेशर डज नॉट कॉज डिसऑर्प्शन, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस सर। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एज इट इज रिवर्सिबल एंड यहाँ पे रिवर्सिबल का मतलब है कि एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन आर इन बैलेंस, their rates are equal, while in the case of adsorption is attained slowly and mostly it is irreversible because कि जो आपका डिसऑर्प्शन है वो नहीं हो रहा है, and mostly it is the adsorption is taking place. Adsorption is far more dominating as compared to डिसऑर्प्शन. Desorption will happen only when, क्योंकि प्रेशर घटाने से तो डिसऑर्प्शन होगा नहीं, but desorption will take place only when the temperature is too high, whereby the bond between the adsorbent and the adsorbent can be broken, right? Yes. अब एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, इसके लिए क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? Extent of adsorption of a gas on the surface of solid depends on the following factors. And the first factor is nature of gas. Second is nature of solid. Third is the specific area of solid. Specific area of solid का मतलब होता है 1 ग्राम of adsorbent के लिए जो area available है, that is called specific area of solid. Fourth is the pressure of gas, and fifth is the temperature, and sixth is the activation of solid. तो इनमें से कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड का हम बता चुके हैं कि एक्टिवेशन से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर का भी हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं कि प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। नेचर ऑफ गैस हम बता चुके हैं कि जब आपका ज्यादा इजीली लिक्विडेबल गैसेस हैं तो उनसे उनमें एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। जब सॉलिड का नेचर भी अगर आप चेंज कर दें तो उस पर ऐसा नहीं कि आई कैन से सिलिका जेल पे भी मॉइस्चर रेडिली एड्सॉर्ब हो रहा है और एल्यूमिना जेल पे भी मॉइस्चर रेडिली एड्सॉर्ब हो रहा है, दोनों पे बराबर सेम एक्सटेंट से एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। If I change the nature of solid, the adsorption of the given adsorbent on two different adsorbents will also be going to be different. So इसमें से हम points एक एक करके लेंगे। जो important points हैं वो हम later discuss करेंगे, आज एक दो point discuss कर रहे हैं because I'll be leaving at 10:30, so not much. So just 2 more minutes I'll take. Nature of gases are कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है नेचर में, जैसा कि हमने बताया कि ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट एक स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो रहा है, कोई भी एड्सॉर्बेंट कोई भी एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो सकता है, एक्सटेंट में वेरी। एनी गैस विल बी एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड टू सम और द अदर एक्सटेंट, ठीक है। देन आई कैन से अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर easily liquefiable gases like ammonia, CH4, Cl2, SO2 and CO, ये easily liquefiable है। उनका रीजन क्यों इजीली लिक्विडेबल वो समझ लेंगे। एंड they are absorbed more than the permanent gases like H2O2, N2 etc. अब परमानेंट गैसेस उनको बोलते हैं जनरली जिन गैसेस का लिक्विफिकेशन बहुत मुश्किल से होता था और जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये मान चुके थे ज्यादातर साइंटिस्ट कि इन गैसेस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये हमेशा गैस ही रहेंगे, इसलिए इनको परमानेंट गैसेस बोलते हैं। तो परमानेंट गैसेस के रेस्पेक्ट में वो गैसेस जो इजीली लिक्विफाइबल है और वो गैसेस जैसे NH3 है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इसका ये पोलर है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका लिक्विफिकेशन आसान है। ये मॉलिक्यूल SO2 का भी पोलर है, CO भी पोलर है, तो ये तीन मॉलिक्यूल NH3, SO2 एंड CO पोलर होने की वजह से उनके इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है एंड दे आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दे आर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस। CH4 एंड Cl2 आर बोथ नॉन पोलर गैसेस, बट इन स्पाइट ऑफ नॉन पोलर इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होंगे, उसकी वजह से दीज गैसेस आर इजीली लिक्विफाइबल।
तो कंडीशन है इसकी इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जो होती है उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू गैसेस व्हिच आर नॉट सो इजीली लिक्विफाइबल ones. Chemisorption is specific in nature and only those gases will be absorbed which will form chemical bonds with it, and we have cited these examples very well. Second is the nature of solid. Gases like O2, H2, N2, they absorb more on metals such as nickel, platinum or palladium, because nickel, platinum, palladium के साथ hydrogen can be readily absorbed and even to some extent oxygens also. सर ये परमानेंट गैसेस होके भी अच्छे से कैसे अब्सॉर्ब हो जा रहे हैं? मतलब आपने बताया परमानेंट अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होते, परमानेंट गैसेस से एब्जॉर्ब नहीं होती, परमानेंट गैसेस के बीच में इंटरेक्शन वीक है। प्लेटिनम पे तो अब्सॉर्ब हो रहा है ना है सर? आपने बोला प्लैटिनम निकल इन पे अब्सॉर्ब हो जाते हैं लास्ट पॉइंट। क्योंकि उनके साथ उनके बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। अच्छा। जैसे इनके साथ वो क्या बना रहे हैं, हाइड्रेट्स बना लेगा ट्रांजिशन मेटल के साथ, तो ट्रांजिशन मेटल के साथ हाइड्रेट्स बनेंगे तो इस वजह से वो ज्यादा रेडिली यू कैन से एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा सर। Specific area of solid. Specific area of an adsorbent is the surface area available for adsorption for per gram of adsorbent. तो 1 ग्राम adsorbent में कितना स्पेसिफिक एरिया अवेलेबल है? जैसे हमने आपको याद होगा चारकोल का स्पेसिफिक एरिया बताया था कि 300 से 1500 मीटर स्क्वायर पर ग्राम वाज द स्पेसिफिक एरिया. सो दैट इज द स्पेसिफिक एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट पर ग्राम के लिए. उसकी यूनिट क्या थी? मीटर स्क्वायर पर ग्राम, राइट? यस सर। Specific area of an adsorbent can be increased by increasing the surface area. और surface area can be increased by increasing the basically you can say rough surface बना लो जिससे हो जाएगा, या उसकी divide उसको finally divide कर लो. The specific area of the surface can be increased by making the surface rough. Next है pressure of gas. अभी pressure of gas वाला हम कल लेंगे, मतलब next class में लेंगे, ठीक है? So ये एक important point है, that will discuss next class. आज यस। और कुछ किसी का डाउट है? सर बस एक वो चीज पूछनी थी कि जो आपने आज क्लास में बताया था ना कि जो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्वेश्चन में गिव्स एनर्जी, उसमें the Gibbs energy of a state function so it is independent of the path followed, thus the change in Gibbs energy is reversible isothermal expansion, reversible isothermal expansion is same. वो थोड़ा मेरे को समझ नहीं आता कि वो सेम क्यों हो रहे हैं। देखो जब भी कोई स्टेट फंक्शन होगा दो पॉइंट के बीच में, वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप इसको अचीव यहां से ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, ये इन दोनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है. तो ये पाथवे मेरा ये वाला रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, इन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. वो तो डिपेंड इस पे कर रहा है कि ये स्टेट क्या थी और ये स्टेट क्या थी. जब तक वो दोनों स्टेट सेम है, चेंज विल कम आउट टू बी सेम. यस सर। ठीक है, स्टेट फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है ना कि वो स्टेट पर डिपेंड करता है, वो उसकी पाथवे पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं कर रहा, या इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि ये अचीव कैसे हो रहा है, स्लोली अचीव किया है या फास्ट अचीव किया, इस पर डिपेंड ही नहीं करता. जी सर। और सर आप टेक टीम सर से बोल दोगे कि एक्चुअली क्या है कि जो हिमांशु सर का कल का लेक्चर डला है ना वो 6 सेकंड का डला हुआ है, मतलब कल सर ने पढ़ाया था 1.5 घंटा, लेकिन 6 सेकंड का डला हुआ है बस. अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा, बता दीजिएगा उन्हें, वो ठीक करते हैं. ठीक है, ओके, बाय बाय. थैंक यू सर.